Hi guys, welcome to another episode of this YouTube channel. This is Himanshu Agrawal and today we have a very special guest with us. His name is Sushant Nagarkar. He is an Ayurvedic consultant. He helps people lose their weight. He has a very amazing journey that you need to guys listen it out on a very deeper level, and that's why I have him with us. And he is also the part of my internet coaching empire community, doing a very great job. Right now he only told that in 1 month we have reached around 1 lakh something, which is a very great news. So welcome Sushant ji. हेलो, कैसे हैं आप? मैं एकदम मस्त हूँ जी। तो स्टार्ट करते हैं विद योर स्टोरी, लाइक या उससे पहले स्टार्ट करते हैं हु इज सुशांत नागरेकर। अगर किसी को समझना जो ये वीडियो देख रहा है तो वो आपको कैसे जानेगा, क्या समझेगा आपके बारे में? सुशांत नागरेकर इज़ वेरी एवरेज पर्सन, बट कैसा है कि सुशांत नागरेकर ये जो पर्सन है वो कैसा है कि बहुत एवरेज है लेकिन पेशेंसफुल है। मुझे एक बात पिछले 2 साल में ही पता चली है, जो मेरे दोस्तों ने भी मुझे बोली और ये भी हो कि मेरे पास क्या है ऐसा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या होगी। अगर सभी स्ट्रेंथ में से अगर देखेंगे, जो टॉप स्ट्रेंथ जो है वो एक ही है, वो है पेशेंस। ओके, मतलब बहुत हाई लेवल का पेशेंस मेरे पास है और ये मैं खुद से खुद की बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ। वो पेशेंस इतना है ना कि कभी कभी वो पेशेंस मेरा नुकसान भी कर देता है। हाँ, नुकसान भी कर देता है। तो अगर वो पेशेंस मैंने काम करते करते रखा, मतलब मैं कंटिन्यूसली एक्टिव हूँ और वो अगर मैंने करते करते रखा तो वो पेशेंस फ़ायदा देगा। लेकिन पेशेंस है और मैं चुप बैठा हूँ तो वो मुझे नुकसान देगा। तो ये एक बात है कि पेशेंस मेरे पास बहुत ये है। अभी जैसे कि पेशेंस का एक और एक एग्जांपल बोलता हूँ। जैसे कि कोई सामने वाले ने कुछ ऐसी चीज़ की जिससे मुझे गुस्सा आएगा, तो वो गुस्सा भी आने के लिए टाइम लगता है। 3 घंटे बाद गुस्सा आएगा। हाँ, मतलब 3 घंटे बाद, मतलब मुझे इमीडिएटली मैं ऐसे कभी रिएक्शन नहीं करता। मैं रुकता हूँ, कुछ ये करता हूँ, फिर बात करता हूँ। जैसे कि अभी हम जब कनेक्ट हुए थे उस वक्त स्टार्टिंग में मुझे कुछ चीज़ें लगी थी, अरे ये मेरे लिए शायद है या नहीं है, तो मैंने डायरेक्टली बात की थी। आपने मुझे बोला, मैं रुका, फिर बाद में मैंने आगे धीरे धीरे मैं करते गया। तब तक भी मुझे लग रहा था कि क्या पता, लेकिन मैंने क्या सोचा कि हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या होगा, और करते करते गया, फिर अपने आप मुझे रिजल्ट मिलते गया। ऐसा है। अगर देखा जाए तो सुशांत नागरेकर की अभी तक की सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा पेशेंस। हाँ, अब यूट्यूब चैनल भी वैसा ही है कि तो ये पेशेंसफुल है। सब्सक्राइबर्स भी एकदम नए, मतलब आपको बिल्कुल नहीं जानते, तो हाँ, हम ऐसा लेके चलते हैं कि वो बिल्कुल नहीं जानते। हाँ, तो बेसिकली आप क्या करते हैं, मतलब व्हाट डू यू टीच या फिर आपकी एक्सपर्टीज कहीं में? हाँ, कैसा है कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि हमारा जो फील्ड है आयुर्वेदा का, उसमें कैसा है कि ज़्यादातर के लोग ये फील्ड चूज़ नहीं करते। और मैंने 12th में बाय चॉइस इस फील्ड में मैं आया हूँ। मतलब ज़्यादातर लोग चूज़ क्यों नहीं करते आयुर्वेदा? क्योंकि उसमें एक तो अर्निंग कम है, सबसे पहली बात। उसके बाद उसमें सक्सेस हुए लोग बहुत कम हैं, बहुत कम है। अभी हम लोग जो देखते हैं ना, जो लोग सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे कि रामदेव बाबा या कोई और एक आयुष शक्ति बोल के एक ब्रांड है, या कोई भी जो बड़े लोग हैं जो टीवी पे आते हैं, वो प्रोडक्ट सेल करते हैं। उनका प्रोडक्ट होता है, वो सेल करते हैं। लेकिन आयुर्वेद ये कम्प्लीटली एक चिकित्सा प्रणाली है। ये मतलब वहाँ पर हमें डायग्नोस करना पड़ता है, डायग्नोस करने के बाद में उस हिसाब से हमें मेडिसिन देना पड़ता है। तो ये चीज़ मैंने 12th में देखी थी एक डॉक्टर के पास में। तो मुझे ये दिखाई दिया था कि आयुर्वेद अगर मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझे बहुत सारे चैलेंजेस आ जाएंगे। मतलब मेरे पास कई सारे ऐसे केसेस आ जाएंगे जो कहाँ से नहीं ठीक हुए हैं, और फिर उनके ऊपर मुझे ट्राई करना है। तो वो चीज़ मुझे बहुत पसंद आई थी 12th में। और मेरे एक अंकल हैं, रिलेटिव्स ही हैं, उनका नाम डॉक्टर विजय हातनकर बोल के हैं। तो उनको मैंने एक्चुअली देखा था, तो उनके पास ही मैं पूरा फिर सीखने के लिए गया। मेरा ग्रेजुएशन मैंने कर्नाटक से किया हुआ है, बेंगलोर यूनिवर्सिटी से। 5.5 साल का हमारा कोर्स होता है, तो वो कंप्लीट किया मैंने। फिर मैं पहले तुरंत में आयुर्वेदिक नहीं सीखा। मैंने पहले एलोपैथी साइंस की प्रैक्टिस की। मैंने आईसीयू मैनेज किया है 1 साल तक। 1 साल तक मैंने आईसीयू में जॉब किया हुआ है। पूरा 1 से 1.5 साल में एलोपैथी प्रैक्टिस किया, वहाँ से सीखा, और बाद में मैं मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए पुणे चला गया। तो जिन लोगों को ये कंफ्यूजन है, लेट्स से कोई देख रहा है इसको, हाँ, यार मुझे
ठीक करना है खुद को या हील करना है व्हाटएवर, तो आयुर्वेदा, एलोपैथी और डिफरेंट चीजें, हाँ फर्क क्या डिफरेंट। होता है मतलब? इसमें फ़र्क ऐसा कुछ नहीं है, उनका डायग्नोसिस मेथड हर एक का डिफरेंट है और मेडिसिन यूज़ करने का जो है वो डिफरेंट है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा वो सबसे बड़ी गलतफहमी है। हर एक की पोटेंसी है, हर एक चीज़ की उसकी उसकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, हर एक पैथी की। एलोपैथी साइंस की उसकी एक अपनी स्ट्रेंथ है, आयुर्वेद का एक अपना स्ट्रेंथ है, होम्योपैथी का एक अपना स्ट्रेंथ है। अब कैसा है कि आप कैसा होता है ना कि आपका बिहेवियरल पैटर्न या आपका साइकोलॉजी कैसा होता है। अब हम लोग जब आयुर्वेदा सीखते हो तो हम लोग आपको अगर मैं चेक करता हूँ तो मैं उसके हिसाब से ही चेक करूँगा, लेकिन वो अगर कोई एलोपैथी वाला बंदा या होम्योपैथी वाला बंदा अगर देखता है तो उसको वो मेरे नज़र से नहीं देखेगा, उसको लगेगा ये कुछ भी कर रहा है। और वैसे ही सेम एलोपैथी वाला बंदा जब आयुर्वेदा मतलब पेशेंट को देखता है वो एक तरीके से देखता है, और फिर ये आयुर्वेद वाला बंदा बोलेगा अरे इसको क्या समझता है। ऐसे दोनों को ऐसे, लेकिन एक्चुअल में अगर ये दोनों एक साथ में काम करते हैं और अपनी अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं तो ये पूरे इंडिया के लिए या सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो बेसिकली 3 बच्चे ए, बी और सी, हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, एग्जैक्टली साइंस के अंदर ही आ रहे हो। अब भी फिजिक्स वाला बच्चा बोलेगा अरे थर्मोडायनेमिक गलत है, एग्जैक्टली एकदम परफेक्ट पकड़ा आपने। जैसे कि हमारी बॉडी है, समझो हम बायोलॉजी पकड़ेंगे। अब बायोलॉजी में हम जब बॉडी देखते हैं, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर, ये क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑस्मोलेटिक प्रेशर, जो ये फिजिक्स का है, ये फिजिक्स का है। और केमिकल का देखेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स है हमारे बॉडी में, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स है। ये अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाता है ना, हम पूरी तरह से हमारी बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है, मतलब हमें कुछ समझना ही बंद हो जाता है। मतलब ये केमिस्ट्री भी है। तो केमिस्ट्री वाला बंदा उस हिसाब से, मेडिकल फील्ड में जो भी रिसर्चेस होते हैं ना, वो ये दूसरे लोग सर्च करते हैं, डॉक्टर्स नहीं सर्च करते, डॉक्टर वो यूज़ करते हैं ऐसा। तो बेसिकली फिजिक्स वाला आके अगर प्रेशर चेक करेगा आपका तो केमिस्ट्री वाला सोचेगा ये बेवकूफ़ है, इसको इलेक्ट्रोलाइट चेक करवा दो। केमिस्ट्री वाला इलेक्ट्रोलाइट चेक करेगा तो बायोलॉजी वाला सोचेगा ये दोनों क्या करे, ये तो मेरा काम है, मैं बोला तीनों की अलग अलग, हाँ एग्जैक्टली, होल साइंस वर्क, तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक साथ ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो आपने बताया कि 12th में, हाँ 12th में मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस फील्ड में जाना है बाय चॉइस। वो जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, जैसे मैं जब आपसे मिला था तो आई फाउंड कि आपका पैशन है। हाँ एग्जैक्टली यू नो, आपको ऐसा लगता है कि यार ओपीडी इतनी बजे है, मेरा ये होने वाला है, इसमें अगला क्या, सो आई फील कि हाँ वो पैशनेट इंसान है, तो दैट्स व्हाई वी कनेक्ट मोर। बराबर। तो कुछ लोग हैं जिनको पैशन फाइंड में प्रॉब्लम हो रही है या समझ नहीं हम क्या करें अपनी लाइफ में। हाँ ठीक है, तो एक फैक्टर ने मिलकर पेशेंस तो रखना पड़ेगा टू गेट दिस। एग्जैक्टली। बट आपके साथ वो आहा मोमेंट क्या था जिसमें आपको लगा कि यार आयुर्वेदा ये बहुत बढ़िया चीज, यही करना है मुझे अब। तो वो चीज क्या थी, व्हाट स्टोरी? कैसा होता है ना, मतलब इसमें मैं 2 तरीके से आंसर देना चाहूँगा। एक तो ये है कि आप खुद का पैशन फाइंड करो, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या होते हैं ना, उनको पैशन मिलता नहीं है, लेकिन वो दूसरे लोग ज़्यादा हैं। पैशन की डेफिनेशन आपके हिसाब से क्या है? पैशन की डेफिनेशन मेरे हिसाब से ये है कि अगर मुझे वो 24 घंटा भी करना पड़े मैं कर दूँ, ठीक, इजीली कर दूँ। उससे मुझे क्या फायदा हो रहा है ये मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे वो काम करने को मिल रहा है, यही मेरे लिए, वही मेरी फीस है, वही मेरे चार्जेस है, वो सब कुछ वही है। तो उसके लिए मैं ये नहीं सोचूंगी कि सामने वाले बंदे ने मुझे इतना पेमेंट किया है या सामने वाले बंदे को मैं इतना ही टाइम दूंगा, प्रोफेशनल, ऐसा नहीं है। उसका रिजल्ट निकालना और वो काम करना, उसमें सोचना कि उसमें आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, ये मेरे हिसाब से पैशन है। मतलब जैसे कि एक सिंगर होता है, वो अगर कोई गाना सीखना चाहे तो वो कंटिन्यूअस वो 8 घंटे 12 घंटे 24 घंटे गाता रहेगा, उसको कुछ नहीं लगेगा, कुछ भी, उसको पैसे मत दो, उसको खाने को कुछ मत दो, वो करेगा। वो अपने आप एक खाली रूम में, कोई सुनने वाला नहीं है, वो खुद ब खुद सुन के खुद गा के उसका वो एंजॉय करेगा। एक म्यूजिशियन जो होता है वो म्यूजिक क्रिएट करता है, वो कुछ म्यूजिक वो उन लोगों के पास ऐसी होती है वो किसी को दिखाते भी नहीं, वो खुद के पास रखते हैं, वो एक पैशन वैसा होता है। तो अगर फाइंड नहीं हो रहा है तो है ना, आपको जो भी आपको मिल रहा है उसमें डीप जाते जाओ, जो भी आपके हाथ में आ रहा है। अगर आपको पैशन नहीं मिला, सबको पैशन मिलता ही है ऐसा नहीं। अभी मुझे मेरे जो अंकल है रिलेटिव से वो मिले, उनको मैंने देखा,
और मुझे लगा हाँ ये मुझे करना बट ये अच्छा है। टू फाइंड दैट पैशन आपको अलग अलग चीजें टेस्ट करनी पड़ेगी लगातार तरीके और बहुत तेजी स्पीड से, वो क्योंकि आप जो अंकल से मिले हाँ वो दूसरा आंसर है अपना। दूसरा आंसर है, मतलब एक तो एक्सीडेंटली ऐसे मिल जाता है जैसे मुझे मिला, और दूसरा जो है ना आपको कंटिन्यूसली मतलब जब आप 10 साल के हो तब से अगर आपके पास आपको समझ 10 साल तक हमें समझ में आ जाता है कि हमारे में कुछ नेचुरल एक्टिविटी है, हमारे पेरेंट्स ने उसको कुछ बढ़ावा दिया है या नहीं दिया है। अगर वो नहीं है, आप 10 साल से 20 साल के बीच में हो, आप कंटिन्यूस अलग अलग करते जाओ, ट्राई करते जाओ, आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा मिलेगा कि हाँ ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे कि मुझे ये आयुर्वेदा का जो है वो मुझे पता चला 12th में, तब तक तो मुझे पता ही नहीं था। उस वक्त आयुर्वेदा इतना कुछ बड़ा था भी नहीं, मतलब ज़्यादा कुछ पॉपुलर भी नहीं था, लेकिन मुझे वो 12th में पता चला उस वक्त में। उससे पहले मेरा थॉट क्या था, उससे पहले मैं सोचता था मुझे क्रिकेटर बनना है। अच्छा। तो मैं क्रिकेट खेलता था, बॉलिंग करता था, मैं बॉलर हूँ। ग्रेट। उसके बाद में मैं बैडमिंटन खेलने लगा, तो बैडमिंटन में मुझे लगा कि हाँ ये मेरा पैशन है, ये मुझे करना चाहिए। मुझे स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मेरा बचपन जो है वो गांव में गया, मुंबई की गांव में एक टिटवाला बोल के गांव है, वहाँ पर गया। तो वहाँ पे कुछ ऐसा कल्चर था ही नहीं, लेकिन कोई भी स्पोर्ट्स हो मैं एक करता था, मतलब नेचुरल अंदर से आता था कि इसको खेलो और फिजिकल एक्टिविटी, वो ब्रेन और बॉडी का जो कनेक्शन होता है किसी भी, मतलब अभी मैं आपको एक सीन बोलता हूँ। मैं स्कूल में था, बैडमिंटन के रूल भी मुझे नहीं पता थे, तो सिंगल में मैं फर्स्ट मैच 0 ऑल पे डाउन, लेकिन बाद में जब मैं मेरा पार्टनर जो था वो भी 0 पे ही आउट सिंगल में, और हम दोनों ने पहले से ही पार्टनरशिप बना के रखी। अब वर्ड दिया है तो कंप्लीट करना है। लेकिन हम जब पार्टनर में गए उस वक्त मतलब पहले रूल्स भी नहीं पता थे, लेकिन सेकंड टाइम जब हम पार्टनर बने और खेले, हम फाइनल तक पहुंचे और हम रनर अप ये किया, हम लोग जीते भी, सेकंड आ गए थे। तो मतलब इतना फास्ट लर्निंग का एक वो स्पोर्ट्स में मेरे लिए है ऐसा। तो मतलब अगर आपको नेचुरल थर्स्ट आता है तो ऑटोमेटिकली उसमें अच्छे बनते हैं कंपेयर टू अदर पीपल। हाँ क्योंकि वो अगर आपको अंदर से पसंद तो आप अपने आप पसंद। आज अभी आपका क्या पैशन, जैसे मैं देखता हूँ कि सामने वाले का बिजनेस बढ़ा, मेरा ग्रोथ अपने आप हो जाए, तो उसके लिए सोचो क्या करो, उसको बोलो, वो नहीं कर रहा है तो उसको पुश करो। हाँ, तो ये कैसे, ये आपका पैशन है। करेक्ट। उसके लिए आपको कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये फर्क नहीं पड़ता, नहीं है। आप लॉन्ग टर्म सोचते हो। तो पैशन में वैसे ही होता है कि आप यहाँ पर हो, आपको पसंद आ रहा है। रात को हमने तो कभी 12-1 बजे तक बात की है व्हाट्सएप पे, तो वो पैशन है। वो जब तक नहीं मिल रहा है तब तक ढूंढते रहो, नहीं तो जो आपको मिला है हाथ में वही अच्छे से करो। उसमें मतलब ऐसा कभी कभी क्या होता है ना कि आपको मिलता नहीं है, मजा आ रहा पर हाँ मेरे लिए नहीं बना, कुछ और आपको मिल गई है तो हाँ एक पॉइंट ऐसा आएगा आपको सही में लगेगा कि ये नहीं, ये वाली पड़ोस वाली चीज ज्यादा हाँ आप करते जाओ, कंटिन्यूस करते जाओ। आपको उसमें जब एक्सपर्टी आपको आ जाती है तब आपको पता चलता है कि हाँ ये मेरे लिए है, क्योंकि आप एक्सपर्टी कभी किसी में तुरंत नहीं ये कर सकते जब तक वो अंदर से नहीं आता। मतलब मैं स्टार्टिंग में मतलब 2010 या 12 में मैं बोलता था कि आपको जो पसंद है वही करो। उसके बाद में 10 साल के बाद में मेरा थॉट चेंज हो गया। मैं बोलूँगा कि जो आपके हाथ में है उसको पसंद करो और करो, ऐसा मैं कहूँगा। अब देखो मेरा जो है, मेरा थोड़ा सा स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है, ये बचपन से है। और जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो सामने वाले लोग तुरंत बोलना चलो, आप है ना ये मेडिसिन खा लो, आप ये ट्राई करो, आप जज करना मतलब ये वो तुरंत है ना तो ये रेमेडी बोलना चालू कर देते। अब मैं स्टैमरिंग करता हूँ, मेरी फैमिली है, मेरे पिताजी इंजीनियर है, हाँ तो मैंने ये कुछ किया नहीं होगा क्या, ठीक है। लेकिन कैसा है ना कि ये चीज़ जो मुझे लोगों को लगता है कि ये वीकनेस है, इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई है तो है, ये अभी जाने वाला है नहीं। अभी समझो बचपन से मुझे यहाँ पर अगर कोई डांग है तो वो मेरी थोड़ी गलती है, वो जाने वाला है नहीं, तो उसको लेकर रो क्यों, उसे छोड़ दो, आगे बढ़ो, बातें करो। जिन लोगों को
एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन चाहिए। तो इट्स अगर आपकी कोई इनसिक्योरिटी है, हाँ, उसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट करो आगे बढ़ जाओगे, उतना जल्दी आप आगे बढ़ फ्रिक्शन जाओगे। क्रिएट नहीं कर रहे, आप टेंशन में हाँ, डाल रहे हो। एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल मेरे को भी एक स्किन प्रॉब्लम है, हाँ, आई डोंट गो डिटेल, बट मेरे को हाँ, एक हाँ, हाँ, इनसिक्योरिटी थी। हाँ, बट कुछ टाइम बाद क्योंकि वो उसकी इनसिक्योरिटी थी, तो मैं जिम नहीं जाता था। हाँ, मैं स्विमिंग का स्टेट में मैं स्विमिंग, हाँ, 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 मैं बहुत सारी चीजें करना चालू करी। फिर आई स्टेज की बारी। अब जब मैं स्टेज पे एज अ पब्लिक स्पीकर, एट दैट टाइम आई वाज लाइक कि आपको पूरा खुलना पड़ता है। अगर आप स्टेज पे बोल रहे हो, एग्जैक्टली, तो आप ऐसा दब के नहीं चल सकते। बॉडी लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। अब उस टाइम पे मेरे मेंटर ने मुझे आज तक याद है कि मैंने टी-शर्ट उतारी थी एंड आई वाज हैविंग दैट सेम प्रॉब्लम, और मैंने स्टेज पे काम करवाया था पूरे टाइम, ओके, 15-20 मिनट के लिए। हाँ, हाँ, उससे इनसिक्योरिटी गैप हुई। तब से मुझे लगा कि अब जो भी इनसिक्योरिटी आने वाली है उसको खत्म करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ, बराबर है, एकदम बराबर है। आपने वो एक्सेप्टेंस कर लिया, उसका एक्सेप्ट, उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया, फ्रिक्शन खत्म। आप फिर काम के ऊपर ध्यान, नहीं तो वो प्रॉब्लम के ऊपर हम आपका ध्यान दें। ऐसा झूठ बोलना, अगर एकदम छोटे एग्जांपल देना, झूठ बोलना। हाँ, झूठ बोलते हो तब एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा। हाँ, आपको भी डर लग रहा है, सामने वाले को भी डर रहा है। हाँ, हाँ, बट जहाँ पे आपने वो क्लियर कर दिया, देख ये मैंने झूठ बोल दिया गलती से, बट ये सच है, बराबर है, एक्सेप्ट कर लिया, टेंशन खत्म हुई, नाउ द खत्म, कन्वर्सेशन स्टार्ट। बराबर है, एकदम बराबर बोल रहे हैं। तो आप ये आपने 12th में समझा कि यार ये आयुर्वेदा मुझे इसमें घुसना है। फिर तो सुशांत नागरिक का ब्रांड की जर्नी कब चालू हुई? ठीक है, 12th में सीखना चालू करा, 12th के, हाँ, हाँ, वो सब सीखा। फिर ब्रांड यूट्यूब चैनल आपने इतना बड़ा करा, क्या 1.2 मिलियन, बराबर, हाँ। तो ये कैसे हुआ? उसका आंसर इसी में है, ये स्टैमरिंग का जो मैंने आपको बोला, जो मैं स्टैमरिंग करता हूँ, इसका मतलब मुझे कॉलेज में जब मैं वाइवा देता था, और मेडिकल की जो वाइवा होती है ना, वो बहुत ज़्यादा टफ होती है। मतलब वो लोग है ना रैगिंग ही करते हैं, जो वाइवा लेते हैं वो ऑलमोस्ट रैगिंग ही करते हैं, वो ऐसा होता है। और उस वक्त मैं जब बात करता था ना, तो मैं तो स्टैमरिंग करता था, तो सामने वाले को लगता था कि ये घबरा गया है, और वो थोड़ा सा उसको सॉफ्ट कॉर्नर ये हो जाता है। लेकिन मुझे ना वो कभी पसंद नहीं है कि कोई मुझे दे, हाँ, सबकी तरह ट्रीट करो, ये सॉफ्ट कॉर्नर देने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो बाद में मेरे कॉलेज में ही एक बार हमारे एक सर थे, उन्होंने बोला कि किसको यहाँ पर आके सिखाना है, मतलब 3rd ईयर में था मैं। उन्होंने बोला कि यहाँ पे आके किसी ने भी एक डिसीज आपको, बच्चों को, सबको सिखाना है, कौन आएगा? तो मैं स्टैमरिंग करता था। मैं बोला कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं करूँगा ये, और हम लोग कैसे, हम लोग हॉस्टल पे थे, तो हॉस्टल पे जो लोग होते हैं वो मतलब वो सब अपने ही हैं, मतलब सब अपने घर के लोग हैं वो सब लोग। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर अगर मैं नहीं बोलूँगा तो बाद में जाके अगर कभी बोलना पड़ा तो क्या होगा। तो मैं वहाँ पे सबसे पहला एक बोलना चालू किया, वहाँ पर एक लेक्चर दिया। वहाँ पर लेक्चर होने के बाद में सब लोगों को पसंद आया, कंटेंट मैंने अच्छा बोला था, क्रिएट किया था, प्रैक्टिस की थी, हो गया। उसके बाद में जब मैं बाहर आया, सब मेडिकल एजुकेशन सब कंप्लीट करने के बाद पहले 2 साल प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस में कुछ भी नहीं था, कुछ इनकम नहीं था, सिर्फ जो भी आ रहा है वो सब रेंट में ही जाता था, वो सब था। तो कुछ तो अलग करना है, तो मैंने ना एक ब्रांड चालू किया, जागो पालक बोल के, जहाँ पर मैं लोगों को सिखाता था कि आपके बच्चों को कैसा डाइट देना चाहिए। तो वो सिखाने के लिए पहले मैंने वो एक सेमिनार मैंने अरेंज किया मेरे क्लिनिक पे ही, वहाँ पे सिर्फ 2 लोग आए थे, तो उन दोनों को मैंने दिया, तो वो एक प्रैक्टिस हो गई। उसके बाद में ये बोलने की प्रैक्टिस के लिए मैं एक नर्सिंग कॉलेज में एक वैकेंसी थी, जहाँ नर्सिंग कॉलेज नहीं था एक्चुअली, वो पेशेंट असिस्टेंट बोल के होता है, वो नर्स ही होते हैं, उनको एनाटॉमी सिखाना था। तो एनाटॉमी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो उनको सिखाने के लिए मैं जाता था रोज़ सुबह 8 बजे। पुणे में जब मैं था तो उनको भी सिखाने के लिए जाता था। तो वहाँ पर ये बोलने का ये हो गया, और मेरे दिमाग में एक है ना ट्रेन हो गया मैं कि कहाँ पर मैं अटकता हूँ और कहाँ पर मुझे वो शब्द कैसे करना है तुरंत। तो वो मुझे वहाँ पर वो नर्सिंग कॉलेज में प्रैक्टिस हुई। फिर ये एक मैंने चालू किया जागो पालक, तो वहाँ पर मैं ऑलमोस्ट 300 से 400 लोगों के सामने मैंने स्पीच दिया हुआ है। तो वहाँ से वो प्रैक्टिस हुआ। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मैं देखा कि मैं सेमिनार अरेंज कर रहा हूँ, फ्री में सेमिनार अरेंज कर रहा हूँ, और लोग बहुत कम आ रहे हैं, 25 से 100 तक, बस उससे ज़्यादा हम आगे बढ़ नहीं पा रहे। तो क्या करेंगे? तो 2016 में मुझे यूट्यूब का पता चला। जैसे जिस दिन मुझे यूट्यूब का पता चला, मैंने दूसरे दिन वीडियो बना के अपलोड किया। मतलब पता है किसने, क्योंकि अभी जिसने बताया होगा वो आप उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हो। हाँ, वो है, वो मेरा दोस्त ही है। वो दोस्त लोग कभी ग्रेट नहीं होते सबसे पहली बार उसने मुझे बोला कि अरे यूट्यूब है, मतलब उसने इन्फॉर्मेशन दी
वो बोला कि ऐसा है और यहाँ पे इतने लोग देखते हैं। तो फिर तब जाके मेरे घर पर इंटरनेट नहीं था, तो मैंने 2016 में मेरे घर पर इंटरनेट आया था, मुझे यूट्यूब पता चला, मैं वीडियो देखने लगा। तो वहाँ पर उस टाइम पे ना ज़्यादा करके यही वीडियो थे कि इंटरनेट से पैसे कैसे कमाए, ऐसा ही था, इंटरनेट पे पॉपुलर कैसे हो जाए। उस वक्त वैसे ही चैनल ज़्यादा थे और वही चैनल ज़्यादा चलते थे, तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा सीखते गया। लेकिन 2016 से 2018 तक मैंने एक भी वीडियो बाद में बनाया नहीं, क्योंकि मैं ढूंढ रहा था एडिटर, और एडिटर मुझे मिल नहीं रहा था, और उसमें मेरा टाइम काफ़ी चला गया। फिर 2018 में मुझे मिल गया, मैंने वीडियो बनाना चालू किया। उस वक्त मेरा कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं था कि हमारा चैनल कुछ ज़्यादा बढ़ेगा। मैंने जो पहला वीडियो अपलोड किया था ना, वो वीडियो को 200 व्यू गए थे। तो मैंने सोचा कि अरे मैं यहाँ पर सेमिनार कंडक्ट करता हूँ, 200 लोगों ने देखा, 5 लोगों ने तो कमेंट भी किया। और वहाँ पर जब मैं सेमिनार कंडक्ट करता था, वहाँ पर 25 लोग आते थे, एक भी कोई कमेंट नहीं करता, मतलब कुछ फीडबैक फॉर्म तो कोई भर के भी नहीं, ताली बज के निकल जाते। यहाँ पर एक वीडियो डाला, 200 लोगों ने देखा, मुझे लगा ये तो ज़्यादा है, और खर्चा भी नहीं ज़्यादा, और वहाँ पर 10-10 हज़ार खर्चा आता था सेमिनार कंडक्ट, और मैं फ्री में कंडक्ट करता था। तो यहाँ पर मैंने देखा अरे 200 है, तो फिर मैंने बोला चलो 200 तो 200 अच्छा है, लोगों तक पहुँच तो रहे, हमारे इन्फॉर्मेशन लोगों तक जा तो रहा है। और आयुर्वेदा में मैंने एक चीज़ देखी थी कि आयुर्वेदा में जितने भी चैनल है ना, सब लोग क्या बोलते हैं कि आप ये दवाई खाओ आप ठीक हो जाओगे, आप ये दवाई खाओ आप ठीक हो जाओगे। ये एक प्रकार का है ना फ्रॉड जैसा है एक प्रकार से, क्योंकि बिना डायग्नोसिस आप कैसे कुछ दवाई बोल सकते हो, बराबर है ना। मतलब ये ऐसा होगा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये कर लो आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा, हाँ, ये कर लो आपका बिजनेस ये वाला वीडियो बना हुआ, हाँ, लेकिन आप सामने आप क्या करते हो कि सामने वाला जो बंदा है उससे बात करते हो, इसलिए हम कॉल पे लाते हैं, कॉल पे लाते हैं, समझते हैं कि उसका एक्चुअली नीड क्या है। फिर आप उसके हिसाब से, शायद वो उसको भी पता नहीं होगा, उसको आप बोलते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपके लिए अच्छा है, फिर वो करता है। तो वैसे ये एलोपैथी भी जो डॉक्टर्स हैं ना, वो लोग देखो वो कभी आपको कोई मेडिसिन नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, इलीगल है, इलीगल है, बिना डायग्नोसिस की मेडिसिन नहीं दे सकते। वो एलोपैथी में है। आयुर्वेदा के बारे में सब लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है कि आयुर्वेदा में कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता। अब सिंपल सी मैं एक बात बोलता हूँ, बाहर बहुत गर्मी है, आप में पहले से ही बहुत हीट है, आपकी बॉडी पहले से अंदर से हीट है, और उसमें आप घर पर आके मिर्ची खाएं तो ऑब्वियस है ना, तो वो मिर्ची का साइड इफेक्ट हुआ ना। साइड इफेक्ट मतलब ऐसा नहीं होता, मिर्ची की गलती नहीं है, वो आपने नहीं पहचाना कि आप धूप में से आए हो, तो इसमें आपको मिर्ची नहीं खानी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए ना। तो मैंने चैनल जितने देखे वो सब ऐसे ही है कि आपको थायराइड है, ये वाला मेडिसिन है। अब थायराइड ये आयुर्वेदा में मेंशन ही नहीं है, मेंशन नहीं है मतलब थायराइड ये वर्ड मेंशन नहीं है। थायराइड के जो सिम्टम्स है, सिम्टम्स की जो पैटर्न है, उस हिसाब से डिसीजेस है। तो अगर थायराइड किसी पेशेंट को है तो मुझे आयुर्वेदा के हिसाब से डायग्नोस करना पड़ेगा कि हमारे इसमें आयुर्वेदा में वो कौन से ये वाले सिम्टम्स कौन से डिसीज में बैठते हैं, और उसके हिसाब से फिर मैं मेडिसिन बोलूँगा, ऐसा करूँगा। दूसरी बात क्या होती है कि कुछ उपाय ऐसे होते हैं कि जैसे कि इमरजेंसी है, मतलब जैसे कि अभी एक एग्जांपल बोलता हूँ, पेट में दर्द हो रहा है। अब आप अगर किसी गांव में हैं, आप रात को 2 बजे गांव में है जहां से मेडिकल या कुछ भी नज़दीक नहीं, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? तो उस वक्त ऐसा कुछ हम बोलना चाहिए, मतलब यूट्यूब पे हमें ऐसी चीज़ बोलना चाहिए कि पेट में दर्द हो रहा है, अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपको डॉक्टर तक पहुंचने के लिए टाइम है, तो तब तक आप ये चीज़ें करो, ये 3 चीज़ करो, उससे अगर कम हो गया तो फिर बाद में जाके डॉक्टर को दिखाओ। तो ये वाले जो ये स्ट्रैटेजी यूज़ करके मैंने यूट्यूब पे वीडियो डालना शुरू कर दिया, और मराठी में ही मैंने डालना शुरू किया। स्टार्टिंग में मैंने हिंदी में चालू किया था, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि हम हिंदी में नहीं जाते, हम रीजनल लैंग्वेज पकड़ते हैं इसमें से, क्योंकि उसमें कोई नहीं था उस वक्त। और फिर मैंने वो डायग्नोसिस, मतलब आप में कुछ बीमारी अगर है तो आप अर्ली डायग्नोसिस कैसे करेंगे वो आप सीखो। आप मेडिसिन क्या खाओ और क्या करो उससे ज़्यादा वो आप सीखो। हाँ, ये खा लिया, लेकिन वो होता नहीं है। कितने सारे अभी मेरे पास कितने सारे पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि हमने यूट्यूब पे ये वाला देखा था और हमने चालू किया, लेकिन फिर मैं पूछता हूँ कि ठीक है चालू किया, फ़र्क क्या है? बोलते हैं नहीं इतना बहुत कुछ फ़र्क नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं बहुत फ़र्क पड़ा। तो मैं बोलता हूँ फिर मेरे पास क्यों आए हो आप? मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है अगर ठीक हुआ है तो।
उससे ठीक नहीं होता ऐसा भी नहीं है, ठीक होता है, लेकिन डायग्नोसिस ही इम्पोर्टेंट है। अभी एलोपैथी डॉक्टर जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोग हमेशा सीटी स्कैन करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, एक्सरे करते हैं, तो उनके ब्लड टेस्ट करते हैं, तो वो उनकी डायग्नोसिस मेथड है। तो हमारी भी आयुर्वेदा की एक डायग्नोसिस मेथड होती है, जो कि हम जैसे कि हमारे इसमें अक्षी परीक्षा होती है, त्वक परीक्षा होती है, मतलब स्किन की एग्जामिनेशन होते हैं, नाड़ी परीक्षा होती है, जीवा परीक्षा होती है, उदर परीक्षा होती है, ये कई सारे हमारे इसमें भी कुछ डायग्नोसिस मेथड है। वैसे हाँ यहाँ पर है ये गजा। अब उस जमाने में एक्सरे सोनोग्राफी नहीं था, अब ह्यूमन टेंडेंसी है फाइट फॉर फ्लाइट, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप वो कर देते, तो उस वक्त सोनोग्राफी वगैरह ये नहीं था, तो उस वक्त वो लोग क्लिनिकली डायग्नोस करते। तो क्लिनिकल डायग्नोस कैसे करने का ये आयुर्वेदा में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। मैं क्लिनिकल डायग्नोसिस बोल रहा हूँ, किसी रिपोर्ट से नहीं, रिपोर्ट से तो हमें और ज़्यादा अच्छा पता चला। और अगर किसी आयुर्वेद डॉक्टर ने ये सब चीज़ें सीख ली, ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी देखना, वो टर्मिनोलॉजी सीख ली, और उसमें से वो आयुर्वेदा भी अच्छे से डायग्नोसिस कर रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छा बन जाता है। ऐसा है। तो बेसिकली आपकी जर्नी चलो प्रेजेंटेशन साइड से, हाँ, आपने कॉलेज सेमिनार, हाँ, फिर हाँ, आपको एक क्वेश्चन आया, दो क्वेश्चन आए। पहला, पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है, लोग आ रहे हैं, लेकिन हाँ, मैं इसको बार बार नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी फ्रीक्वेंसी नहीं कर करना चाह रहा हूँ, और पहला। कम लोग आ रहे हैं। दूसरा, इसको स्केलेबल नहीं है, हाँ, कि मैं इसको कल 1000 लोगों तक या 5 नहीं, नहीं, ये मुझे 10 साल लगेगा, 10 साल, हाँ। तो ये दो और क्वेश्चन आपके दिमाग में थे, which led to YouTube। बराबर बराबर, और वो मार्केटिंग भी उसमें पता है हाँ। आपको कितना ज़्यादा ये होता है, और उतना तो इनकम हमारा था नहीं कि उतना ज़्यादा हम खर्चा करें। तो YouTube का शुरू करने का जो इंटेंशन था वो एक सिंपल था कि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। 200 लोग तक पहुंचे तो मेरे लिए वो वही बहुत है। हाँ, YouTube से पैसा मिलता है ये पता था, लेकिन वो हमें मिलेगा ये विश्वास नहीं था, क्योंकि हमारा फील्ड अलग है, हमारा कॉमेडी चैनल नहीं है, हमारा ब्लॉग चैनल नहीं है, टेक चैनल नहीं है, हमारा हेल्थ चैनल, और हेल्थ चैनल कौन देखता है, ऐसा हमारा थॉट था। तो लेकिन 200 लोगों ने देखा, हमारे लिए काफ़ी है, ऐसा था। सेमिनार हो गया, हाँ, एक सेमिनार, एक वीडियो मतलब एक सेमिनार, और वो स्प्रेड होते गया। बाद में क्या हुआ कि मैंने कुछ वीडियो बनाए जिसमें मैंने कुछ डाइट बोला था कि ये डाइट आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए, या डाइट में समझो मैं अभी जैसे बोलता हूँ कि किशमिश होता है ना, किशमिश ब्लैक रेजिन, उसका एक मेथड है, वो रात को भिगो के रखो, सुबह उठने के बाद में वो किशमिश पानी में क्रश करो और वो बॉईल करो, वो पी लो। तो ये मैं हर एक पेशेंट को बोलता था कि ये आप करो, ये ऐसा लिख के देता था, तो टाइम बहुत ज़्यादा था उसमें। तो मैंने वो वीडियो बना दिया और यूट्यूब पर डाल दिया। अब जब भी कोई पेशेंट कोई आया, उसको बोला ये वीडियो मैं आपको सेंड करता हूँ, वो देखो, वैसे चालू कर दो। तो वो फिर वो मेरा बनना चालू कर दिया। फिर मैंने राइस के रेसिपी का वीडियो बनाया कि राइस से अगर वेट गेन होता है तो राइस अगर आपको फिर भी खाना है तो आप कैसे खाओ, वो एक बनाया। दूध और हल्दी का दूध जो बनाते हैं वो कैसे बनाने का, वो एक बना दिया। तो ये वीडियो सिर्फ अभी मैं सेंड करता हूँ, तो लोग डायरेक्टली वो देखते हैं, उनको भी कंफर्टेबल होता है, आराम से बैठ के देखते हैं घर पर जाके। तो उस हिसाब से फिर वीडियो बनाना शुरू किया, और बाद में धीरे धीरे करके अपने आप चैनल बूस्ट होते गए। जैसे कि YouTube का एल्गोरिथम काम करता है, अगर आप में कंसिस्टेंसी उसको दिखी तो वही सजेस्ट करना शुरू कर देता है, और फिर वो कंपाउंडिंग इफेक्ट हो जाता है। तो बेसिकली आप उनकी प्रॉब्लम समझते हो पहले कि यार चलो किशमिश वाला ही आइडिया हो गया। हाँ हाँ हाँ, बराबर। ये भी होता है कि मेरा काम ये नहीं कि इस वीडियो को वायरल कैसे करूं, मेरा काम ये कि ये वीडियो देख के जो मेरा क्लाइंट आ रहा है मेरे क्लिनिक में, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए बस। हाँ, और हाँ, फिर वो वीडियो जब हम YouTube पे डालते तो ऑटोमेटिकली लोगों तक पहुंचना चालू हो जाता है वो, क्योंकि आपने मुझे वीडियो दी, मुझे पसंद आया, दूसरों को शेयर कर। हाँ, वो शेयर करते हैं। मेरा सबसे ज़्यादा वीडियो व्यू जो आता है ना, वो व्हाट्सएप से आता है, मतलब वो शेयर होता है व्हाट्सएप पे, क्योंकि वो यूट्यूब एल्गोरिथम में जो दिखाते हैं। आपके पास आया, हाँ, पेशेंट जो भी आता है, हाँ, वो हाँ फायदा होता है, हाँ, वो देख ले, ऐसा वो लोग करते हैं। और इसमें कैसा है ना कि लोगों का प्रॉब्लम जान के, मतलब मैक्सिमम लोगों का थॉट कैसा है कि मुझे कुछ दवाई दे दो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दवाई देने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ लाइफस्टाइल सुधारो जो कि उनकी खराब होती है। सिर्फ उनको बोलो कि आप रात को सो जाओ, अच्छा, आप सोते नहीं हो,
आप सोना चालू कर दो, आपकी बीमारी कम हो जाएगी। ऐसे भी कभी कभी होता है। मतलब एक रिसेंटली एक एग्जांपल बोलता हूँ, मेरे पास एक स्पेशल चाइल्ड का ये आए हुए थे, तो उन्होंने पहले हॉस्पिटल एडमिशन था, हॉस्पिटल एडमिशन में वो ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ ज़्यादा ऐसा फैटल प्रॉब्लम भी नहीं था। तो वहाँ के डॉक्टर उनको बोले कि आप हॉस्पिटल में अगर रहोगे तो आपका बिल काफ़ी बढ़ते जाएगा और आपको भी डिस्कम्फर्ट होगा, उससे अच्छा आप घर पर जाओ, हम दवाई देते हैं। तो फिर वो घर पर आ गए, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा था, उसका डाइजेस्टिव ट्रैक का ही प्रॉब्लम था। तो उनका मैंने रूटीन देखा, वो लोग मेडिसिन लेने के लिए आए हुए थे, उनका रूटीन देखा, वो रूटीन हमने चेंज कर दिया और उनको बोला 7 दिन के बाद में मुझे फ़ोन करो, अगर ज़रूरत लगती है तो मैं दवाई दूंगा, नहीं तो मैं दवाई नहीं दूंगा। तो उन लोगों को थोड़ा सा ये लगा कि अरे ये दवाई नहीं दे रहा है तो ठीक कैसे होगा। तो मैंने बोला कि आप मत खाओ दवाई, 7 दिन के बाद में मेरे पास आके दवाई लेके जाना। 7 दिन के बाद में उनको फ़ोन आया कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब उनका जो प्रॉब्लम था ना, वो यही प्रॉब्लम था कि लाइफस्टाइल गलत हो गई थी, तो वो हो गया था, ऐसा है। तो ये सब चीज़ें धीरे 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 यूट्यूब से भी सीखने को मिली कि लोग कौन सी विचारधारा लेके आते हैं हमारे पास, और फिर हमें उनको एक्चुअल में एजुकेट करना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा। इसमें अगर आप देखेंगे ना, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में ही ह्यूमन साइकोलॉजी ही वैसी है। फाइनेंस और हेल्थ, ये दोनों चीज़ें ना स्कूल में सिखाई नहीं जाती। फाइनेंस भी नहीं सिखाया जाता है, हम लोग पढ़ते किसके लिए है, हाँ, रिलेशनशिप, हाँ, एग्जैक्टली रिलेशनशिप, बच्चों से कैसे बात करो, दोस्तों से रिलेशन कैसे रखो, माँ बाप से रिलेशन करो, वो तो बहुत ही कम है। तो हमारे 3 बेसिक पिलर्स हैं लाइफ के, हेल्थ, हाँ, वेल्थ और रिलेशनशिप, तीनों पिलर्स। और ये तीनों है ना एक साथ चलते हैं मेरे हिसाब से। फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, ये तीनों एक साथ चलते हैं। अब इसमें अगर आप मुझे पूछेंगे कि सब पे टॉप पे कौन है, एक्चुअल में हेल्थ होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, साइकोलॉजिकली होता नहीं है। एक्चुअल में टॉप में होता है रिलेशन, उसके बाद में आता है फाइनेंस और उसके बाद में आता है हेल्थ। ये हमारा साइकोलॉजिकली थॉट होता है। अब फाइनेंस, हेल्थ और रिलेशन, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि अगर तीनों में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो सुसाइड करने वालों की संख्या किस में ज़्यादा है? मतलब समझो, अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी का रिलेशन खराब हुआ, ब्रेकअप हुआ, उस कंडीशन में कितने लोग सुसाइड करते हैं। किसी का फाइनेंशियल लॉस हुआ तो उस कंडीशन में कितने लोग सुसाइड करते हैं, और किसी को हेल्थ खराब हुआ तो उस कंडीशन में कितने लोग सुसाइड करते हैं? हेल्थ में जीरो आएगा। कोई कैंसर हुआ है तो कोई वो सुसाइड नहीं करेगा। मतलब बहुत रेयर कंडीशन में सुसाइड करते हैं, जब पेन बर्दाश्त नहीं होता, लाइफ देना ये ज़्यादा चाहिए। हाँ, लेकिन ये जो बाकी के 2 पार्ट है ना, इसमें सुसाइड करने वालों की संख्या ज़्यादा है। अगर फाइनेंशियल लॉस हुआ तो लोग सुसाइड करते हैं। रिलेशनशिप, टीनेजर जो होते हैं वो तो कितने लोग, वो उनकी तो संख्या ज़्यादा है, इसलिए मैं बोला वो रिलेशन सबके साइकोलॉजिकली। तो आपका हाँ, आपका थॉट प्रोसेस काफी यूनिक था, मैं पहले हाँ, बार देख रहा हूं। हाँ, नॉर्मली मैं देखता हूं जो हाँ, बात करते हैं लोग, इट्स हेल्थ, हेल्थ, वेल्थ, हाँ, रिलेशनशिप्स, हाँ, नॉर्मली ऐसा चलता है। हाँ, बट ये एक्चुअल में होना हाँ, चाहिए, हाँ, ये एक्चुअल में होना चाहिए। एक्चुअली फाइनेंस के पहले मैं बोलूँगा रिलेशनशिप, मतलब हेल्थ, मतलब मुझे अगर आप, हाँ, पहले हेल्थ संभालो, हाँ, मेरी फैमिली की वेलनेस और हाँ, मेरी वेल्थ क्रिएट, फिर वेल्थ क्रिएट, मतलब ये अगर आप ये क्रम से चाहोगे ना तो आपका वेल्थ अपने आप क्रिएट हो जाएगा। आपको मैं उसका भी एग्जांपल दूंगा बाद में। तो आपकी थॉट प्रोसेस ऐसी है क्योंकि लोग हेल्थ को सबसे लास्ट में देखते हैं, लास्ट में रख रहे हैं, हाँ, और सबसे कम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ये सिर्फ हमारे इधर नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही है। करेक्ट, और उसको कम इम्पोर्टेंस देने की वजह से ये सारे सिनेरियोस सिनेरियो एक्चुअल में इम्पोर्टेंट कैसे होना चाहिए, हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंस। हाँ, अब इसमें मैं बोलता हूँ आपको कि अभी जैसे कि आपका चैनल मेरे ख्याल से 20 से 30 के लोग ज़्यादा देखते होंगे, तो आपको एक बात बोलता हूँ कि वॉरेन बफेट है, ठीक है, वॉरेन बफेट ये एक ऐसा अमीर आदमी है कि जो पिछले 30 साल से पहले 10 में है। बाकी के जो 10 लोग हैं, 9 लोग हैं ना, वो ऊपर नीचे होते, लेकिन वो वैसा ही है। वो इतना
अमीर क्यों है? क्योंकि वो अभी जिंदा है, वो जिंदा है। हाँ, क्योंकि वो जिंदा है, वो कंपाउंड उसके बाद में भी वो काम करेगा, लेकिन वो इतने साल तक जिंदा रहा, इसलिए वो उसके पैसे का ये करते। ज़्यादातर की थॉट क्या होती है कि अभी हम पैसा कमा रहे हैं, आज हम यूज़ नहीं करेंगे तो बाद में कब करेंगे। आप अगर हेल्थ मेंटेन रखते हो तो आप 50 साल की उम्र में भी आपकी हेल्थ 25 साल के लड़के की इतनी हो सकती है। सिंपल सी बात है, पेशेंस काम करता है और आपका पैसा 50 साल तक बढ़ते जाएगा। आप अभी जो खर्चा करते हो, समझो कोई एक बंदा है, उसकी सैलरी 1.5 से 2 लाख है, वो बोलते हैं मेरे पास अभी इतना पैसा आ रहा है तो मैं अभी फॉरेन ट्रिप करूंगा, मैं कार खरीदूंगा, मैं घर खरीदूंगा, सब कुछ खरीदूंगा, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है कि वो उसके फ्यूचर के पैसे अभी खर्च कर रहे हैं। वो जो अभी 1 लाख खर्च कर रहा है उसको ये नहीं हाँ, मालूम कि ये 10 साल बाद 12 लाख रुपए, क्योंकि उसको हाँ, समझ नहीं आ रहा वो काम कैसे वो क्या है। उससे अच्छा समझो उसने कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन किया, टेनिस जैसा स्पोर्ट, जो हम लोग बोलते हैं टेनिस बहुत महंगा है, ये है, टेनिस जैसा स्पोर्ट ज्वाइन किया, या कोई अच्छा सा जिम का ट्रेनर लेके, हाँ, या जिम जाने लगे, स्विमिंग कर दिया, उसमें अगर खर्चा करेगा वो, उसमें अगर वो स्पेंड करेगा तो वो एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट है। उसकी 3 साल की अगर उसकी एज बढ़ती है 3 साल से 1 लाख रुपए 3 लाख ऑटोमेटिक 3 लाख में ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। और आप जितना एंजॉय भी किया है, हाँ हाँ, आप कार ड्राइविंग करेंगे तो एक तो आपकी चलने की आदत निकल जाती है, तो वो एक निकल जाता है, और तो वो एक हेल्थ से आप फाइनेंस अच्छा कर सकते हो, हेल्थ से आप रिलेशन अच्छा कर सकते हो, इसलिए हेल्थ सबसे पहले होना चाहिए। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपको अपने आप, मतलब अभी मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ, तो जब भी मैं एक्सरसाइज करता हूँ मुझे खुशी हो जाती है। कौन सी खुशी पता नहीं, कौन सी खुशी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, लेकिन अंदर से खुशी होती है। और एक्सरसाइज के बारे में ऐसा बोला गया है कि बेस्ट एंटी डिप्रेसिव ड्रग इज एक्सरसाइज। हाँ, तो आप एक्सरसाइज के ऊपर टाइम लगाओ, एक्सरसाइज के ऊपर ये लगाओ। तो आप, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, आंवला और हल्दी का ये पी लेंगे और हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल में इम्यूनिटी किससे अच्छी होती है? आपका लाइफस्टाइल से। आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाएगी, आपका दिमाग चलने लगेगा, आप आपके काम में अच्छे से काम कर पाओगे, आप काम में एक अच्छा प्रोडक्टिव काम कर सकोगे, और वो प्रोडक्टिव काम करने से आपका ग्रो होना ही है। क्योंकि आप कोई भी फील्ड में देख लो, कुछ भी इंस्टेंट वाली चीज काम नहीं करनी, कभी नहीं। फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हो कि यार बस ये दवाई ले लूं मैं रोज और मेरी बॉडी एकदम सही से, हाँ हाँ, या फिर मैं जिम नहीं होता, हाँ, यू नीड टू मेक इट अ लाइफस्टाइल। भले हेल्थ हो उसको लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा, वेल्थ हो उसको लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। वेल्थ में कि बस ये ऐप डाउनलोड करूंगा या वेबसाइट पे कुछ करूंगा और मैं अमीर बन जाऊंगा, हाँ, ऐसा नहीं होता। एग्जैक्टली इससे आपको रिजल्ट मिले। और यही नियम रिलेशन में भी लागू होता है। रिलेशन में हम सोचते हैं कि रिलेशन बन जाता है ऐसे ही, हाँ, उसमें एफर्ट्स लेना ये हमारे दिमाग के बाहर है, मतलब हम लोग सोचते भी नहीं। और मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि जो देख रहे हैं या हमारे साथ हमारी गलती है, इट्स नॉट आवर फॉल्ट, हाँ, सिखाए नहीं गया, और हमारे पेरेंट्स को भी ये नहीं था ऐसा। सीखना मत करें, इट्स अ रिस्पांसिबिलिटी टू लर्न। हाँ हाँ, अगर आप हाथ पैर धर के बैठे हमको सिखाया नहीं गया, हाँ हाँ, वो भी गलत है, वो भी गलत है। अभी से इम्प्रूव करो, YouTube देखो, गूगल सर्च करो, बट स्टार्ट लर्निंग ऑन दीस हाँ थिंग्स, हाँ, क्योंकि ये 3 पिलर है, गड़बड़ है आपकी लाइफ। हाँ हाँ, बराबर है, बराबर है। और फिर कैसा होता है ना कि आप एक नेक्स्ट जनरेशन अच्छे से क्रिएट कर रहे हो। अब हमारे जो पेरेंट्स थे, मतलब इंडिया का अगर आप पूरा इकोनॉमी अगर देखेंगे तो हमारे जो पेरेंट्स थे उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, या उस वक्त पूरे इंडिया में ही वेल्थ ज़्यादा नहीं थी, तो उनका सिर्फ एक ही था कि बच्चों को एजुकेशन देना यही सबसे अच्छा काम है। तो वो लोग उस तरीके से सोचते थे, और उनको क्या लगता था, स्कूल में गया मतलब एजुकेशन मिल गया, लेकिन वो एक्चुअल में वैसा नहीं है ना, कि पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि बच्चे का थॉट प्रोसेस कैसे बढ़ रहा है, वो क्या थॉट कर रहा है, उसके पास पेशेंस है नहीं है। अगर हम 1950 की बात करें तब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, तब हाँ, ऐसा था कि भैया हाँ, मशीन चलाना आती है आप अमीर हो जाओगे, हाँ, मशीन चलाना आते हैं अमीर हो जाओगे, हाँ हाँ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि आपको बस ये लैपटॉप चलाना है तो अमीर हो जाओगे, हाँ, ऐसा नहीं है। चीजें बन चुकी है जो आपको सीखनी पड़ेगी टू बिकम अमीर, पर लोग ये तक समझ नहीं पा रहे कि यार ये चीजें सीखना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ यू गोइंग टू कॉलेज, मैं बोलता हूँ अगर आप कॉलेज में 4 साल बर्बाद करने वाले हो, मेरे साथ हाँ, यही सही है। जैसे आपने बोला कि हमें आयुर्वेद पकड़ लिया था, उसके बाद में कॉलेज किया, जो कि सही है, बराबर, क्योंकि आपको उसमें हाँ, इंटरेस्ट आ गया था। हाँ, पर अगर लेट्स से आपको गिटारिस्ट बनना है, हाँ, या आपको अभी तक कुछ मिला नहीं है, तो आई वुड से गो एंड एक्सप्लोर इंस्टेड ऑफ
just sitting हाथ पे हाँ एग्जैक्टली, हाँ 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 बराबर बराबर बात इससे है, कुछ होने नहीं वाला है। इससे कुछ होने वाला तो व्हाट इज योर विजन? आपकी कंपनी आरोग्य बीट है, तो विजन आरोग्य बीट को लेके क्या है, लाइक अगले 5 साल में 10 साल में व्हाट डू यू वांट टू क्रिएट? नहीं। ऐसा मतलब स्पेसिफिकली मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन मेरा एक ये थॉट है कि लोगों को लाइफस्टाइल की आदत लगानी है, लाइफस्टाइल की। और जब तक देखो कैसे है ना कि आयुर्वेद में कुछ नेसेसरी चीज़ें जो बोली, जैसे कि प्राणेशन बोलते हैं, ये एशन बोलते हैं, एशन की ये लोगों ने करना चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म मतलब क्या है? पूजा पाठ करना ये धर्म नहीं है आयुर्वेद में जो बोला है। धर्म मतलब क्या है कि जो एक सद्वृत्त बोलते हैं, मतलब आप लोगों से कैसे बिहेवियर करते हैं, उसमें रिलेशन आता है। उसमें आप आपके हेल्थ के लिए क्या करते हो, आप रात को सोते हो, सुबह जल्दी उठते हो, एक्सरसाइज करते हो, ये सद्वृत्त है, ये धर्म है। आप खुद को भी संभालो और आपकी कम्युनिटी है, आपके आजू बाजू जो लोग हैं, फैमिली है, उनको भी संभालो। तो ये धर्म है। और उसमें आपको जो जो रिचुअल्स लगेंगे जो आपके हेल्थ के लिए और आपकी कम्युनिटी के या कम्युनिटी हेल्थ के लिए और सबके लिए अच्छा है, वो पहले करो। उसके बाद में आता है अर्थ। फिर आप अर्थार्जन के पास जाओ। और अर्थार्जन में ऐसा भी बोला है कि पैसा कभी जमा करके मत रखो। मतलब आर्थिक मतलब फाइनेंस, फाइनेंस आता है। फिर उसके बाद में आता है काम। काम म्हणजे इच्छाएं, आपकी जो सपने होते हैं, ड्रीम होते हैं, दुनिया घूमनी है, कार खरीदनी है, तो फिर बाद में आप उसके ऊपर जाओ। और फिर बाद में मोक्ष। मोक्ष मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी। मोक्ष मतलब क्या होता है कि आप पूरी तरह से पीस हो जाते हो, पीसफुलनेस आपका आ जाता है। तो वो पीसफुलनेस जो है ना, वो आपको इस स्टेप से ही आ जाएगा। मतलब रिलेशन, मोक्ष मिलने वाले, हाँ हाँ, वो इसको, हाँ नहीं नो पॉसिबल, स्टेजेस से जाना पड़ेगा। आप उतनी लाइफ देख सको, उतनी एक्सपीरियंस गेन कर सको कि आपको मोक्ष का मतलब समझ ये क्यों चाहिए। अभी अगर मैं 22 साल का हूँ, तो अगर मैं स्ट्रेस लेके चल रहा हूँ, या मैं अभी जैसे होता है मेरे साथ कि मैं जब अगर आप यंग हो तो आपको कुछ पता नहीं है कि क्या करना है, आई गेट स्ट्रेस, कभी कभी बुरा लगता है, डिप्रेशन आता है, कभी कभी एकदम बढ़िया कुछ हो जाता है। अगर मैं डायरेक्टली अगर मैं देखूं कि यार 3 साल पहले से मैं मोक्ष के लिए प्रैक्टिस करना चालू करा, तो हाँ, मतलब समझ नहीं कुछ समझ। आप अगर इसमें गए नहीं हो, आपने आपका हेल्थ अच्छा नहीं रखा है। अब आपको और एक एग्जांपल बोलता हूँ, ये टॉपिक निकला है तो शॉर्ट में। योगा पता है आपको, आसन करते हैं, तो ये जो योगा जो है ना, ये एक पार्ट है, सिर्फ ये एक पार्ट है। उसके बाकी के 8 पार्ट में से एक पार्ट योगा है, आसन है। योग बोलते हैं, योगा हम सिर्फ आसन को ही देखते हैं, लेकिन योग जो है ना, उसको यूएस से वो वर्ड वापस हमारे इधर आके वो योगा हो गया है। तो योग का अर्थ होता है चित्त वृत्ति निरोध। मतलब क्या कि चित्त मतलब क्या होता है कि हमारा मन होता है, उसकी जो वृत्ति होती है उसको रोकना, ये योग का है। और वो जो योग है ना, वो 8 है, 8। और उसमें से एक योग है आसन। और वो आसन जो है ना, वो भी तीसरा है। उसके पहले 2 आते हैं, बाद में कुछ आते हैं, और आखिर में जाके आपको एक्चुअल में आप योग प्राप्त करते हो। लेकिन हमारे यहाँ पर हम सिर्फ फिजिकल योग ही देखते हैं। स्कूल में मुझे सिखाया गया था योगा, हाँ, सूर्य नमस्कार, हाँ, वो तीसरी स्टेप है, वो तीसरी स्टेप है। हाँ, वो मतलब जैसे कि बॉडी का क्लीननेस, शौच बोलते हैं उसको, बॉडी का क्लीननेस है, मन का क्लीननेस है, वो आपको पहले अचीव करना पड़ता है। फिर आसन है, उसके बाद में प्राणायाम जो होता है वो आता है। फिर समाधि अवस्था फिर आगे आती है। प्राणायाम जो है उसके बाद में मेडिटेशन आता है। तो ये 8 है उसके अंग, उसमें से एक आसन है। लेकिन हमारा सिर्फ एक ही पे फोकस होता है कि योग करो। तो ये बहुत डीप है, और ये हमें एक साइंस की तरह हम अगर सोचेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा। ऐसा है। अगर लोगों को इसके बारे में सीखना है तो वो कहाँ जा सकते हैं? मुझे नहीं पता था ये सब कुछ होता है। अभी ये देखो, ये योग जो है ना, ये एक्चुअली मैंने जितने लोगों को देखा है उसमें अयंगर योगा बोल के जो है, अयंगर योग बोल पुणे के है, वो मेरे ख्याल से वो सबसे अच्छे हैं। मतलब बाकी के लोग अच्छे नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे उनका एक्सपीरियंस मतलब, मैं योग नहीं करता, लेकिन मैंने उनको जो पढ़ा है, उनको देखा है, वो उनकी जो थॉट प्रोसेस है ना, वो बहुत साइंटिफिक है,
बहुत अच्छे, तो वो एक अच्छा एक है। लेकिन हेल्थ जो है ना, हेल्थ आपको काफ़ी दूर तक लेके जाती है हर एक चीज़ में। हम सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ देखते हैं, मेंटल हेल्थ का क्या, मेंटल हेल्थ अच्छी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो हमें कभी पता ही नहीं होता। मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो हम हमारे बिजनेस में अच्छा काम कर पाएंगे, ऐसा है ना। और हम लोग पैसे के लिए हेल्थ बाजू रखते हैं। आपके आयुर्वेद में ऐसे कोई मेन पिलर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइफ के हमारे हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप्स, ठीक है, मेरे बिजनेस होता है अट्रैक्ट सेल डिलीवर, हाँ हाँ ऐसे तीन हाँ चार हाँ पिलर्स होते हैं। तो ऐसा हाँ हाँ फॉर एग्जांपल कोई देख रहा है यहाँ पे, ठीक है, उसको आयुर्वेद की ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो आपकी वीडियोस देख रहा है, वो समझ हाँ रहा हाँ है, हाँ तो उसके कोई ऐसे पिलर्स हैं जो उसको ऐसे ध्यान हाँ रखना हाँ चाहिए? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये जो तीन ये आयुर्वेदा के पिलर्स है, ऐसा है। इनकी मतलब आधार आहार 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 मतलब खाना, जो हम खाते हैं वो अच्छे से करना चाहिए। उसके बाद में निद्रा आता है, मतलब आपकी नींद। और ब्रह्मचर्य मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप काम वासना कुछ एक कम करो मत करो, वो गलत है, ऐसा नहीं है। उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि उसकी उत्पीड़ना नहीं होनी चाहिए, उसको कम नहीं करना चाहिए। हाँ मतलब उसको अच्छे से आपको ये करना है, आपको अपत्य प्राप्ति भी होनी चाहिए, नहीं तो कैसे आगे ये हो जाएगा। तो वो एक पूरा अलग ही है। तो ये पिलर्स है, तीन त्रयोपस्तंभ बोलते हैं। हाँ, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ऐसा है। ब्रह्मचर्य मतलब गलत मतलब लेते हैं लोग, ब्रह्मचर्य मतलब हाँ सिर्फ छोड़ कुछ करना, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य ये पूरा साइकोलॉजिकल गेम है। आप साइकोलॉजिकली ब्रह्मचर्य मतलब क्या होता है, तो उसमें वो भी चीज़ें दी है कि आपको उस चीज़ के लिए कैसे सोचना चाहिए, आगे जाके कैसे सोचना चाहिए, क्या होता है। मतलब आपकी वो ब्रह्मचर्य जो है ना वो कम्प्लीटली सोच के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि आपको अपत्य, हाँ तो आपको मतलब बेबी आपको नहीं चाहिए, ये नहीं करना, ऐसा नहीं है। उसमें वो भी बोला है कि बेबी क्रिएट करने के लिए कैसे ये करना है। वो कम्प्लीटली आपको साइकोलॉजिकली है, मतलब सोच आपकी कैसी होती है, गलत सोच आपकी नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब आप ब्रह्मचर्य हो, ये है उसमें। मतलब लस्ट में अगर आप नहीं जा रहे हो, हाँ तो वो बराबर है। और ये कैसे है ना कि ये एक चीज है कि वो नीड है, बॉडी की नीड है। जैसे खाना होता है, जैसे नींद होती है, वैसी वो एक नीड है, वो वही सिंपल है, वो कुछ उसमें ज्यादा कुछ ये नहीं, दोनों ही है। और वो चीज ऐसी है कि उसमें मतलब वो एक प्रकार का वो इंद्रिय है, तो वो इंद्रियों के ऊपर हमारा कंट्रोल होता है नहीं होता है, तो वो कंट्रोल में रखने के लिए ब्रह्मचर्य आपको आना चाहिए, ऐसा सभी इंद्रियों को। आपकी जर्नी अपन ने समझी कि यार बिजनेस करना चालू करी, फिर यूट्यूब पे 10 करा, चालू हुआ, अभी अच्छा हम ग्रो कर चुके हैं। यूट्यूब पे क्या कॉन्सेप्ट हम करना चाहते हैं, क्या विजन है कुछ, हाँ ऐसा भी पॉइंट आया होगा जब आपको ऐसा फील करा होगा छोड़ो क्विट कर दे, हाँ रहने देते हैं यार, हाँ हाँ मन होगा, बराबर। उसको वो कब आया और उसको हटाया कैसे आपने? एक्चुअली कैसे हुआ था कि कोविड जब चालू हुआ था, कोविड जस्ट चालू होने से पहले मैंने 30 वीडियो शूट करके रखे थे। 3 दिन में हमने 30 वीडियो शूट किए। अब हमारा स्केड्यूल कैसा होता है ना कि अभी ओपीडी है, अभी आपसे बात करके तुरंत मेरा ओपीडी चालू हो जाएगा, उसके बाद में 6 बजे के बाद में वापस नेरुल में है, तो ये सब स्केड्यूल में ना वो वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कोविड से पहले हमने 30 वीडियो जस्ट शूट करके रखे थे। हमें पता नहीं तो कोविड है नहीं है, तो हमारे पास 3 दिन छुट्टी थी हमें, तो हमने 3 दिन में 30 वीडियो शूट करके रखे और मैंने मेरे एडिटर को देके रखे थे। फिर वो वीडियो हम अपलोड करते गए, फिर बाद में वो वीडियो 30 वीडियो थे, तो वो वीडियो हमने पहले से थे इसलिए फटाफट अपलोड किए। बाद में क्या हुआ कि मेरे कोविड के वीडियो चलने लगे, कोविड के वीडियो मतलब कोविड के जो ये थे वो अच्छे खासे चलने लगे, और वो चलने के बाद में मैं वही वीडियो अपलोड करते गए। फिर मेरा चैनल जब कोविड निकल गया, जब फर्स्ट वेव जो गई, उसके बाद में चैनल मेरा पूरा डाउन हो गया, मतलब कोई देख ही नहीं। हाँ, उस वक्त मुझे लगा कि ख़त्म, अभी अपना जो ये ट्रेंडिंग थे उस वक्त मेरे 1.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, नहीं 1.5 लाख भी नहीं, 2.5 लाख सब्सक्राइबर थे, 3 लाख नहीं पहुंचा था मैं, लेकिन 2.5 लाख सब्सक्राइबर थे। तो उसके बाद में जो मैंने देखा वीडियो में कोई देख नहीं रहा है, तो उस वक्त मुझे थोड़ा लगा था कि ख़त्म हो गया अभी अपना ये जो चैनल था वो कोविड में चला, कोविड की वीडियो में चला, अब आगे जाके कुछ इतना नहीं होगा, ऐसा मुझे लगा था उस वक्त।
लेकिन बाद में मैंने सोचा कि हमने चैनल किस लिए चालू किया था, हमने सब्सक्राइबर के लिए थोड़ी चालू किया था, 200 व्यू के लिए हमने चैनल चालू किया था। तो अभी 9000 व्यू आ रहे हैं डेली, तो ठीक है ना। कैसे हुआ था कि चैनल बहुत ऊपर गया था, मतलब मेरा हाईएस्ट व्यू 4 लाख है पर डे का। तो वो जो था ना, हाँ विजन अपने आप ये गया, हाँ वो मटेरियलिस्टिक नंबर चाहिए, वो ऑब्वियसली अभी मैं भी इंसान हूँ तो वो थोड़ा सा होता है। तो जब वो डाउन गया ना, तो मुझे लगा खत्म, अभी कुछ ये नहीं होगा, अभी हमारा इतना कुछ ये नहीं होगा। तो फिर बाद में मैंने वो मेरे दिमाग में सोचा है कि हमने चैनल चालू किस लिए किया था। एक तो अवेयरनेस क्रिएट करना था और लोगों तक पहुंचाना था, ये हमारा इंटेंशन था। तो हाँ उसको भी कम ले रहे हैं, कम ले रहे, हमारा व्यू का नंबर कम हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि जाने दे, अभी देखना ही नहीं है। वो एक टर्निंग पॉइंट था, उस वक्त का कंप्लीट टर्निंग पॉइंट था। तो मैंने सोचा कि अभी हम कोविड के लिए हम नहीं बात करते, अभी हम वापस नीचे आ गए हैं, अभी हम कोविड के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि बात करके मतलब भी नहीं है। पहले कैसा था स्टार्टिंग में कोविड के वक्त कि लोगों को पता ही नहीं था कि ये क्या है और इससे हम डील कैसे करें, तो उस वक्त वो वीडियो बनाना जरूरी था। सेकंड वेव में कैसा था कि ज़्यादा सब, फर्स्ट वेव से ज़्यादा डेंजरस सेकंड वेव थी, लेकिन सेकंड वेव में ना हमें पता था कि हमें क्या करना है, मतलब पूरे वर्ल्ड को पता चल गया था कि अभी क्या करना क्या है इसमें। तो उस वक्त उतना नीड नहीं था, फिर भी मैंने लोगों की डिमांड के ऊपर थोड़े बहुत वीडियो बनाए थे, लेकिन मैंने मेरा वो पूरा कंटेंट जो है ना वो कम्प्लीटली मेरे निश में मैं लेके गया। और मैंने इतना ही सोचा कि लोगों को क्या समझना चाहिए, मेरे हिसाब से लोगों को क्या सीखना चाहिए। अगर कोई स्कूल का बच्चा है, उसको अगर हेल्थ के बारे में सिखाना ही जाए हम, तो उसको क्या सीखना चाहिए। सब न्यूज़ हिंदी इंग्लिश में हाँ हाँ मराठी में करेंगे, हाँ। तो फिर मैंने उस तरीके से बनाना चालू किया। फिर वो बाद में जाके 7-8 महीने के बाद में वापस चैनल ऊपर आ गया। ऐसा है, अभी वापस कभी भी डाउन भी हुआ ना, तो भी मैं सोचूंगा कि 200 व्यू से जब तक नीचे नहीं जाता तब तक कुछ सोचूंगा। ऐसा है। तो बेसिकली वो टर्निंग पॉइंट, मतलब वो फीलिंग ऑफ क्विट आई थी आपको। हाँ हाँ, आपके वाई पे स्टिक होने से एग्जैक्टली। मेरा क्यों था, क्यों चालू किया, और वो वाई में भूल गया था। वो मैंने वापस याद किया, फिर वो वापस चालू हो गया। क्योंकि मुझे भी एग्जैक्टली याद है, पिछले साल अगस्त के टाइम मतलब हम अच्छा पैसा कमा रहे थे, फिर अचानक से पैसा बहुत कम हो गया। तो मुझे एकदम लगा कि यार ये तो कंपनी खत्म। हाँ, बट फिर मैं वापस कि मैंने चालू किया था, फिर एकदम याद आया ये चालू इसलिए किया था कि कोई है कहीं पे जिसको प्रॉब्लम है, ऑडियंस से मोनेटाइज नहीं कर पा रहा, जो कोच है, जो कंसल्टेंट, उसको पता है मुझे लोगों को क्या देना, पर लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा। तो मैंने बोला पैसा जाए बाढ़ में, इधर वापस आते हैं। और जब वो पॉइंट था, क्योंकि मैं ऐसा हो गया था कि यार मैं चालू किसी और रीजन से किया, फिर मैं भी जो और एक पॉइंट पे ऐसा है कि यार पैसे बढ़े, इतना पैसा आ रहा है कि नहीं कंपनी में, ये टच कर रहे हैं कि टच हुआ बराबर। और उसके कारण फिर एक टाइम आया जब वो नंबर गिर गया, और मैं वापस उस वाई पे गया था। अब मैं वो क्लियर हो रहा है कि क्या, तो वैसा ही है। वापस मैं फिर गया, उसमें एक एक क्लाइंट के साथ बैठ गया। जैसे अभी आप देखो, मैं 1 बजे भी आप कॉल लो या कुछ भी, अपना मतलब मेरा ऐसा था कि मेरे क्लाइंट ही मेरे ऐसा है कि भाई इसने अपने को बोला है इसका बिजनेस बढ़ा के दे, बात खत्म, बस खत्म हो गया। सेंटर को सब कुछ सेंटर को बराबर, अब मेरा एक ही सोल मिशन है कि इस बंदे का धंधा मुझे बढ़ा के दे बराबर। और फिर जब उसको सीखा तो मैं एक एक की हेल्प करने लगा, तब मुझे समझ में आया आई वाज जस्ट अ कोर्स सेलर बिफोर दैट। हाँ, उसके बाद में ये हो गया। नहीं, अब गेम चेंज है ना। ये लॉन्ग टर्म मेथड है, ये लॉन्ग टर्म मेथड है कि आप रिलेशन बिल्डअप करते हो, सिर्फ फाइनेंस बिल्डअप मत करो। हाँ, ऑटोमेटिकली वो कंसिस्टेंसी होती है। अगर आप बड़ी बड़ी कंपनी देखेंगे ना, जैसे कि एशियन पेंट्स कंपनी है जो कि इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, उसके बाद में टाटा कंसल्टेंसी है, TCS, ये सब कंपनी, इनके ना कोर वैल्यू बहुत स्ट्रांग है। टाटा में कम्प्लीटली वो लोग एम्प्लॉय के ऊपर अच्छा ध्यान देते हैं, एम्प्लॉय को संभालते हैं वो लोग अच्छे से, तो वो एम्प्लॉय भी वैसे करते हैं। अभी एक चीज़ यहाँ पर, मतलब टाटा का ये आया था, अब आप महाराष्ट्र में आए हो, मुंबई में आए हो, तो हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, उनके लिए उनके जो सैनिक होते थे वो जान देते थे, मतलब जान दे देते थे, सैनिक भी जान देते थे। और शिवाजी महाराज जो थे वो भी उनके लिए कुछ भी करते थे, वो भी वैसे ही डिवोटी थे। उन्होंने कभी खुद के लिए ज़्यादा प्रॉपर्टी
या उसमें नहीं किया, लेकिन उन्होंने जनता का सोच बदला कि आप कैसे होने चाहिए, और फिर वो मराठा एम्पायर पूरा इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा फैलते गया और उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन करते गए। अब मैं आपको बोलूँगा कि इस ज़माने में ऐसी कौन सी कंपनी है कि जिसके एम्प्लॉय उनकी कंपनी के लिए जान भी दे सकते हैं? अगर मैं आपको पूछूंगा तो आप कौन सी कंपनी का नाम बोलेंगे? आपको पता है क्या? एक है कंपनी टाटा। ताज होटल में जब 26/11 का ये हुआ था, अटैक हुआ था, तो उसमें एक भी एम्प्लॉय नहीं था कि जो बाहर भाग के गया था। ताज होटल टाटा का है, तो उनके जितने भी उनके पूरे होटल के जितना भी स्टाफ है ना, उनको सबको भाग सकते, उनको पता था कि कहाँ से हाँ, वो एक भी बाहर नहीं निकला था, वो वहाँ पर ही थे। उन्होंने कस्टमर को सर्विस दी, सबको से बाहर निकाला, उसमें से कितने लोग मर भी गए। उन्होंने पहले गोली खुद के ऊपर खाई, बाद में मतलब वो उन्होंने प्रोटेक्ट किया। हाँ, ये क्यों किया? ये थॉट प्रोसेस है जो कि टाटा ने उनको दिया हुआ है, वैल्यूज चेंज किया हुआ है। हाँ, आप कितना वैल्यू आपके एम्प्लॉय में ये करते हो, उतना ऐड करते हो, उतना वो एम्प्लॉय आपके आगे जो आपके क्लाइंट्स होते हैं उनको वो ऐड करेंगे। ऐसा होता है। आप एज अ सिंगल पर्सन सारे क्लाइंट से, सारे पेशेंट से, सारे गेस्ट को हैंडल नहीं कर सकते। तो आपको उनको हैंडल करना चाहिए। वैल्यूज है जिसकी वजह से आपने कंपनी फाउंड करी, चालू करी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन चालू करी, वो वैल्यूज सेम ट्रांसफर करनी रहती है अपने लोगों में, और वो लोगों का फिर वो काम बन जाता है कि हम इतने लोगों को सर्व करें। हाँ, बराबर है। तो वही एक वो पूरा थॉट प्रोसेस का ये होता है कि आप क्या थॉट करते हो। हम ज़्यादा करके हमारा थॉट एक ही होता है कि सर्वाइवल, और हमारे पास कितनी भी संपत्ति आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमें वही थॉट प्रोसेस रखना चाहिए कि सर्वाइवल के लिए हम जी रहे, और हमारा लाइफस्टाइल उतना ही रखना चाहिए ऐसा, क्योंकि सक्सेस कभी सेम नहीं रहता, वो ऊपर नीचे चालू ही रहता है। ऐसा है। आपकी ग्रोथ के साथ अगर अपनी लाइफस्टाइल को उसी स्पीड से ग्रो कर रहे हो, हाँ, तो आपके बैंक अकाउंट में कोई वो दिखेगा नहीं, भले लोगों को दिख रहा बट है। अगर आपने वो नीड कंसिस्टेंट रखी पर आपकी ग्रोथ कंटिन्यूअस हो रही है, तो फिर जो ट्रायंगल बीच में वो बहुत ज़्यादा बड़ा बनता है, बहुत ज़्यादा बड़ा बनता है। अभी एक बात और, एक मैं शॉर्ट में बोलता हूँ हेल्थ के लिए। हम जब बच्चे होते हैं ना, हमारा प्रायोरिटी क्या होता है? कुछ चॉकलेट मिल जाए, खुश, दिन भर हमारा दिन अच्छा हो गया। कुछ चॉकलेट अगर हमें खाने को मिल जाए, तो चॉकलेट की एक आइसक्रीम मिल जाए। जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, टीनेज में आते हैं, तो अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन ये प्रायोरिटी होते हैं, या फिर दोस्त प्रायोरिटी हो जाते हैं। फिर हाँ, उसके बाद में जब हम और बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, उस वक्त हमारे लिए फाइनेंस इम्पोर्टेंट होता है कि कितना हम पैसा कमा रहे हैं, हम सिक्योर है नहीं है, मेरे बाद में अगर मेरी फैमिली को क्या हो तो क्या करेंगे, तो हम उसके पीछे लग जाते हैं। और लास्ट में जब आप बूढ़े हो जाते हो, उस वक्त आपके लिए पैसा प्रायोरिटी होता नहीं है, क्योंकि आप कुछ कर भी नहीं सकते। उस वक्त एक ही प्रायोरिटी होती है, हेल्थ। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि उस वक्त, हाँ, उस वक्त अगर आपको हेल्थ इंपॉर्टेंट है, उस वक्त तो आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं कि आप ध्यान दे पाओ, अब ध्यान दे पाओ, कर चुके हो, अब वो मिलने वाला है नहीं। 20 साल जो मैकडॉनल्ड्स से बर्गर खा लिया या तुमने हाँ, जो भी कर लिया, हाँ, अब तुम्हें झेलना पड़ेगा वो बाद में। अब तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं फायदा। उससे अच्छा हेल्थ प्रायोरिटी अगर हम पहले से रखते हैं, तो जब आप बूढ़े हो जाओगे, उस वक्त आपके पास जो पैसा जमा होगा वो भी आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। तो वो आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये करना चाहिए। अब हेल्थ प्रायोरिटी अगर मैं बोलता हूँ, तो सब लोगों के दिमाग में एक ही आता है कि सुबह उठ के आंवला खाएं या पानी पिए, सुबह उठ के एक्सरसाइज, हाँ, योगा स्ट्रेचिंग करिए या वॉकिंग पे जाए। वॉकिंग से इतना फ़ायदा नहीं होता। हमारी बॉडी जो होती है ना, वो हमेशा स्ट्रेंथ बढ़ाती जाती है। हमारी बॉडी हेल्थ खराब करने के लिए प्रोन नहीं है, हेल्थ अच्छा करने के लिए प्रोन है, लेकिन वो एक स्टेज के बाद वो पार कर जाता है, तो वो बॉडी फिर खराब हो जाती है। तो एक साल के बाद बहुत वीक हो, हाँ, बॉडी ग्रो हो रही है, वो स्ट्रांग ही बनती जाती है, हाँ, आती है, डिक्लाइन होना चालू हो जाता है। लेकिन वो आप 30 के बाद में भी वैसा ही मेंटेन रख सकते हो काफ़ी सालों तक। आयुर्वेदा में तारुण्य अवस्था मतलब यंग, वो कितने एज को बोला है? 75 एज तक आप तारुण्य अवस्था में हो, और 75 से 100 आप वृद्धावस्था में हो।
ये इसमें का कहा है, वो तारुण्य अवस्था में है। और वो लोगों को, वो कितने सारे मैं लोग देखता हूँ जो कि उनकी उम्र 45 है, उनके बच्चे सिर्फ 15 साल के हो गए हैं, इसलिए उनको लगता है कि हम अभी बूढ़े हो गए। ऐसा है ना, लेकिन वैसा नहीं है। आप अगर ठीक से सोचेंगे तो 45 साल मतलब ये आपका ज़्यादा एज नहीं है। हाँ, बूढ़ी माँ का परेशान हो गया। हाँ, बच्चे बड़े हो गए मतलब मैं हम ये हो गया, लेकिन वैसा नहीं होता। आप और बाद में जाके वही प्रायोरिटी हमारी होती है, हेल्थी प्रायोरिटी होती है। अब जैसे कि अभी आप 22 ईयर ओल्ड हो, आपके एज में जो आपका एज ग्रुप है उसमें क्या होगा कि तेरे पास कौन सा गैजेट है, मेरे पास कौन सा गैजेट है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा काम कितना अच्छा है, ये थोड़ा कंपेयर होता है। बाद में हम जब एडल्ट हो जाते हैं तो प्रॉपर्टी हमने कितना जमा करके रखा है। हाँ, और बाद में वो सब कुछ करने के बाद में आखिर में हम देखते हैं कि तेरी हेल्थ कितनी अच्छी है, मेरी हेल्थ कितनी है। हाँ, तू कौन से डॉक्टर के पास गया, मैं कौन से डॉक्टर के पास गया, ऐसा है। तो ये सब आंवला वगैरह खाने से नहीं होता। आंवला खाने से बेनिफिट होता है, लेकिन वो तब होता है जब आपका पूरा दिन अच्छे से मैनेज हो। वो वही ना कि वो इंस्टेंट वाली चीज, बस एक चीज का तो सब हो जाएगा। हाँ, वो प्लासिबो इफेक्ट होता है कि वो आपको सिर्फ लगता है कि ये मैंने खाया है तो अच्छा है, लेकिन आपका बाकी का जो दिन का रूटीन है, सुबह उठना, खाना, कुछ मतलब नहीं बनता। और एक्सरसाइज ना करना, सिगरेट से भी ज़्यादा खराब सिर्फ एक जगह पे बैठ के रहना, ये सबसे खराब है। और जंक फूड भी उसी कैटेगरी में आता है, जंक फूड भी ऐसा है। ये है। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन थी। आप जो लोग आपको पहली बार देख रहे हैं, जो लोग नहीं जानते, वो आपको कहाँ ढूंढ सकते हैं, कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे आपके पास? मेरा YouTube चैनल है, लेकिन मेरा चैनल जो है वो मराठी में है, और आपका चैनल ऑब्वियसली आपके जो व्यूअर्स है वो हिंदी और इंग्लिश ये होंगे। डॉक्टर नागरेकर बोल के मेरा चैनल है, NAGREKR, और मेरा वेबसाइट है आरोग्यभेट.com बोल के, तो वहाँ पर वो जुड़ सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे नागरेकर सुशांत बोल के मेरा एक पेज है, और फेसबुक पे डॉक्टर नागरेकर बोल के एक पेज है मेरा, उसके ऊपर जुड़ सकते हैं। हाँ हाँ, बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। रियली अ नाइस कन्वर्सेशन। मी टू। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। आयुर्वेद के काफी नॉलेज, लाइफ की बारे में काफी सारी बातें, ये सब चीजें कवर करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन लेट अस नो, कमेंट में जरूर बताएं कि कैसा लगा, क्या ऐसी चीजें मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए, नेक्स्ट गेस्ट आपके हिसाब से कौन होने चाहिए। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब टू द चैनल। साइड आदमी ने क्या करा, अपने को एस्फा घुमा के यहाँ पटका, फिर पर पैदल ले चल के आए। तो अभी आयुष्मान में जब गए थे तो हमने देखा सीढ़ियां रेलवे स्टेशन वो लोकल वहां तक जाती है, पागल बना देगी। तो ऐसे इंदौर में कैसा होता है, अपन उस साइड हो जाए तो पूरा बढ़िया केस। बस वो अपन तो उसके ऑटो वाले के 12 बजे जाते थे, 20 रुपए। अरे तो उन्होंने तो करा ना अपने को, तो उनका काम ही वही 400 रुपए देना। 420 लगता है, 400 रुपए देगा बस। पीछे से पुलिया था, 30 रुपए में तो आपको पीछे छोड़ दूंगा। आयुष का मत बना, आयुष तू पूरे ना है ना। नहीं, आप व्लॉग बना इसका, ऐसा बढ़िया मजा आ जाएगा। इसको दिखाया कि ओम, तूने हमारा व्लॉग में देखा होगा, हमने एक बनाया। कौन सा? वो सीपीयू वाला देखा ना मैंने। नहीं, इसको चुप करा दे यार भाई यार। करने मत बैठ जाना। अबे और धीरे बोल, और धीरे बोल, धीरे बोल, धीरे बोलना।